May I come in, sir? Yes, please come in, Satyendra. Good morning, sir. Very good morning. Please take your seat, Satyendra. Thank you so much, sir. Your name is Satyendra Kumar, right? Yes, sir. सत्येंद्र का क्या मीनिंग होता है? सत्य की जीत? Yes, sir. Sir, literally meaning of my name is Lord of Truth और Lord of Vishnu. Because sir, सत्येंद्र जो है सत्य प्लस इन से मिलकर के बना है, इसमें सत्य का मतलब होता है सत्य और इंद्र का मतलब होता है देवता। तो मीनिंग निकालते हैं तो सत्य का देवता निकलता है सर। तो आप सत्यता पर कितने खरे उतरते हो? सर जहां तक मैं समझता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि जहां पे झूठ से ज्यादा सच से ज्यादा झूठ के मायने होते हैं। तो मैं उस सिचुएशन को देख करके और सभी को लोगों को ठीक रहे, सभी लोगों की कंडीशन ठीक रहे, उस सिचुएशन को लेकर के मैं कभी कभार सत्य की जगह झूठ भी बोल देता हूँ। मैं सिचुएशन के आधार पे सत्य और झूठ बोलता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ कम से कम बोलूं और सच ही बोलूं सर। कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपने झूठ बोला हो या आप झूठ बोल सकते हो? यस सर। सर मेरे फादर लास्ट ईयर उनको डेंगू हो गया था, तो उनकी कंडीशन सॉरी सर, तो सर उनकी कंडीशन आईसीयू में एडमिट थे वो और उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। तो उनको दिखाने के लिए डॉक्टर्स जो है मुझे ही बुलाते थे और तो मुझे पता था कि उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। तो बाहर आके जब मेरी दादी मेरी मदर मुझसे पूछती थी कि पापा कैसे हैं, तो मैं उनसे झूठ कह देता था कि वो ठीक हैं, क्योंकि अगर उस कंडीशन में उनसे मैं सच कह देता तो वो टूट जाते सर। तो ऐसी कंडीशन में मैंने काफी बार अपने घर वालों से भी झूठ बोला सर। क्लासरूम में अगर आपको कोई झूठ बोलना पड़े तो क्या झूठ बोल सकते हो आप? सर अगर क्लासरूम में झूठ बोलना पड़े तो सर अभी तो मैं सर कुछ भी ऐसा याद नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी क्या सर, आपको मैं ये कोशिश नहीं? करता हूँ कि मैं हाँ, सॉरी बोलिए। सर, मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास में मैं हमेशा सच ही बोलूं, लेकिन अगर मुझे क्लास में कभी झूठ भी बोलना पड़े तो मैं कंडीशन को देख करके झूठ बोलूंगा, ताकि बच्चों का विश्वास मुझसे ना उठ जाए सर। ठीक है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर पे बहुत विश्वास करते हैं, और अगर मान लीजिए मैंने किसी कंडीशन को लेकर बच्चे से झूठ बोल भी दिया तो और वो बात बाद में सच साबित हुई तो बच्चों का जो यकीन है मुझ पर वो टूट जाएगा सर। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं झूठ कम से कम क्लास में बोलूँ सर। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप क्लास में एंटर करते हैं और सभी बच्चे ये पुकार करते हैं कि सर आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है। ठीक है। जी सर। और आप जैसे ही सभी बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि आज उनका पढ़ने का मन नहीं है, आप तुरंत इस बात को सोचते हुए कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम नहीं पढ़ेंगे आज। हम एक काम करते हैं, आज हम एक खेल खेलते हैं। अब उनके लिए तो वो खेल हो गया, लेकिन यस सर। आप उसमें कोई ना कोई लर्निंग ढूंढेंगे। ऐसा ही तो होगा। यस सर। तो आप वहां पर झूठ तो बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मना करा आज पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आप उनको इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं, क्योंकि खेल तो आप पूरी तरीके से कराएंगे नहीं, आप उसमें कोई ना कोई तो लर्निंग ढूंढेंगे। और अगर आप पूरी यस सर। तरीके से खेल कराएंगे तो वो एक सही बात नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आप बच्चों को हर बार, अगर वो कहेंगे कि नहीं पढ़ने का मन है और फिर आप वहां पर खेल करा के चले जाएंगे, है ना? तो लर्निंग तो होनी ही चाहिए। तो वहां तो आप यस झूठ सर। बोल रहे हैं। वहां तो सच बोलने से फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि सच बोलोगे तो बच्चे मना करेंगे, इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे। और जब आप झूठ बोलेंगे तो उनकी भी जो मेन पर्पस है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर पाएंगे और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर पाएंगे एज टीचर, और अपनी टीचिंग कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्या यहाँ आपने झूठ नहीं बोला? सर मैं कोशिश करूंगा कि अगर बच्चे मुझसे मना कर रहे हैं कि आज सर पढ़ने का मन नहीं है, तो मैं सर उन बच्चों को डायरेक्टली झूठ नहीं बोलूंगा कि ठीक है बच्चों आज हम नहीं पढ़ते हैं। मैं बच्चों से बोलूंगा चलो बच्चों गेम खेलते हैं, हम उसमें पढ़ाई कर लेंगे। तो मैं डायरेक्टली झूठ ना बोल करके कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं, मैं उनके बच्चों से कहूंगा कि चलो बच्चों आज हम फिर गेम खेल लेते हैं, उससे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे सर। कोई पोएम पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं उनको मना करने के बजाय कि आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बजाय मैं ये कहूंगा कि चलो आज हम गेम खेलते हैं, उससे पढ़ाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों का इंटरेस्ट और जगेगा और वो पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे सर।
नहीं, आप जैसे ही उनको नाम लेंगे कि हाँ हम एक गेम के थ्रू पढ़ लेंगे, बच्चे तुरंत मना कर देंगे नहीं सर। क्योंकि पढ़ाई उस दिन उनको चाहिए ही नहीं, उनको ये प्लान ही नहीं करना कि कुछ भी लर्निंग हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप लर्निंग बोलेंगे तो दैट मीन्स वहाँ पर कुछ पढ़ाने लग जाएंगे, कुछ ना, जैसे आपने पोइट्री का नाम लिया तो वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं 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 सर ऐसा मत करो, ये मत करो प्लीज़, ये मत करो। और शायद जो आपने उनको बोला है, अगर उनको नहीं बताते, सिर्फ उनके माइंड में ये होता कि उनको गेम भी तो खेलने का मौका ही मिलेगा और इंजॉय ही करेंगे, बेशक से आप वही सेम टास्क परफॉर्म करते और वो वहां पर आपके साथ इंटरेस्टेड भी होते, पार्टिसिपेट भी करते और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने एक लर्निंग का वो पार्ट बन गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो बेटर ये है कि आप वहां पर झूठ बोलो सच बोलने के बजाय, है ना। कंडीशन तो यस यही है सर। कि वहां पर झूठ बोलना चाहिए आपको। यस सर, मैं कोशिश झूठ बोल सकता हूँ सर इस कंडीशन। इस कंडीशन बोल सकते हो ना झूठ। यस सर। आप ही ने बोला ना कि मैं कुछ कंडीशंस पे झूठ बोल सकता हूँ, तो क्लासरूम में तो ये कंडीशन 100% बन रही है कि झूठ से ही आपके बच्चा यस सर। पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, अदरवाइज तो फिर वो मना ही कर देगा। और बिना यस सर, बच्चे के इंटरेस्ट के आपको पढ़ाना, मुझे लगता है कि थोड़ा बोरिंग फील होगा, और बच्चे जब एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं, जब बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर आप प्लीज़ आज ना पढ़ाइए, और आप उनकी एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे आपसे ये सोचेंगे कि नहीं सर हमारी कोई भी ज़रूरतों को या हमारी नीड को ध्यान में नहीं रखते हैं, है ना। ये तो चीज़ यस है। सर। चलो, सत्येंद्र, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Good morning, sir. As you know, sir, my name is Satyendra Kumar. I came from district Aligarh of Uttar Pradesh, which is also known as the Tala Nagari of Uttar Pradesh. Sir, my secondary education is completed from the local school itself, and I have completed my graduation from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. After that, I have done my diploma in elementary education from Diet Aligarh. Sir, apart from my studies, I have been active in lots of co-curricular activities like essay writing, drama competition, debate competition, science working model, etc. Sir. Sir, my hobbies are to play cricket. Sir, I love cricket, and sometimes I like to watch some meaningful movies. Sir, I am an honest and disciplined personality, and I always keen to learn something creative and new, and try to be a good friend more than a teacher, and sharing my knowledge with my little ones. So I believe in that. Practice and smart work is a key of success. Thank you, sir. That is almost about me, sir. ठीक है, वेरी गुड। आपने कहा कि आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जो ताला नगरी है ना। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वहां पर ताले के ज्यादा व्यापार होता है, या ताला वहां पर घरों में बनता है ज्यादातर, या क्या है, मतलब ताला नगरी क्यों कहते हैं उसको। सर, हमारे अलीगढ़ में लगभग 5,000 ऐसी कंपनियां हैं जो ताले बनाने का काम करती हैं और ताले एक्सपोर्ट करती हैं, तो इस वजह से अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो अलीगढ़ के ताले वर्ल्ड फेमस हैं। अब अभी जो विश्वकर्मा जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऑर्गेनाइज किया था, तो उस टाइम पे भी अलीगढ़ का लगभग 400 किलो का ताला वहां पर रिप्रेजेंट किया गया था। अलीगढ़ के ताले सर पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, क्योंकि यहाँ से ताले बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं बाहर के लिए। अच्छा, तो अलीगढ़ किसी और चीज के लिए भी फेमस है ताले के अलावा। हाँ सर। यस सर। अलीगढ़ में सर लगभग हर साल भारत की 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी में रैंक बनाने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो सर सैयद अहमद खान साहब ने स्थापित की थी। हाल ही में सर कौन एक थे और ये यूनिवर्सिटी सर राजकीय सैयद विश्व अहमद खान, कौन थे ये। सर ये सर ये एक फ्रीडम फाइटर थे और मुसलमानों के लिए इन्होंने सामाजिक तौर पे और उनके लिए काफी, उनके सुधार के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए इन्होंने काफी आंदोलन चलाए सर। अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सर सैयद अहमद खान साहब ने चलाया था। अच्छा, वेरी गुड। सत्येंद्र, मैं आपकी पोस्ट सुटेबिलिटी को देखता हूँ, तो पोस्ट सुटेबिलिटी में सर। आपने एक लाइन लिखी है कि आपने निष्ठा ऐप के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, तो यस सर। आपको किसने बताया निष्ठा ऐप के बारे में, और आपने इसके साथ क्या चीज़ फील की कि निष्ठा ऐप में आपको ये बेनिफिट मिला, दोनों चीज़ें बताएं। सर सर एक्चुअली मेरी मदर टीचर हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग करना इस पे अनिवार्य था। तो उनके फोन में मुझे उन्होंने, मम्मी ने बोला था कि इसको स्टार्ट कर दो। तो मेरी मम्मी ने जब ट्रेनिंग ली, तो क्योंकि इसमें हर बार कुछ चेंज करना पड़ता है,
और मेरी मम्मी अभी टेक्नोलॉजी से उतनी जुड़ी हुई नहीं है, तो मुझे उनके पास बैठना पड़ता था। तो जब उस पे जो ट्रेनिंग ले रहे थे, निष्ठा की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने बच्चों के बारे में, चूँकि सर मैं पहले से ही बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, तो बच्चों के बारे में उन्होंने बच्चों को एंगेज करने के लिए, बच्चों को टॉय के द्वारा पढ़ाने के लिए, एफएलएन के गोल्स कैसे पूरे किए जाएँ, इनके बारे में वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे थे। तो सर में इसमें मेरा इंटरेस्ट जगा और मैंने मम्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में मैंने खुद इस पे चीजें अटेंड की। सर इससे मेरी टीचिंग में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के पढ़ा पाता हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं उनके लिए एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे पा रहा हूँ जिसमें बच्चे मुझे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एक दोस्त की तरह देखते हैं और अपने इंटरेस्ट और ओपिनियन मेरे साथ बहुत अच्छे से शेयर करते हैं और उनके लिए सर मैं बेहतर प्लानिंग कर पाता हूँ सर। आपने बोला टॉय बेस्ड लर्निंग आपने सीखी, तो टॉय बेस्ड लर्निंग को कैसे इनकलकेट करोगे इसमें? सर टॉय बेस्ड पेडागोजी का मतलब है कि खिलौनों के माध्यम से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना। फॉर एग्जांपल सर, अगर हम बच्चों को शेप्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो हम सीधे शेप्स का नाम ना लेकर के बच्चों को कुछ बनाने के लिए बोलें। फॉर एग्जांपल एक पेज ले लीजिए सर और बच्चों से बोलेंगे चलो बच्चों आज नाव बनाते हैं। तो जब हम नाव के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से गुजरते हैं नाव बनाने में, तो उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेप्स बन जाती हैं। कभी स्क्वायर बनेगा, कभी रेक्टेंगल बनेगा, कभी ट्राइंगल बन जाएगा। तो उससे बता सकते हैं, उसी स्टेप में बता सकते हैं बेटा इसको ट्राइंगल बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। इसके अलावा सर कुछ जो बेस्ड मटेरियल हमारे घर पे मौजूद होता है, जैसे बोटल्स होती हैं, उनके ढक्कन होते हैं, तो उनके द्वारा हम बच्चों को खिलौने बना के दे सकते हैं, पपेट बना सकते हैं कागजों से। इसके अलावा किले से भी हम बहुत सारे ऐसे टॉय बना सकते हैं जिससे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। जैसे अल्फाबेट्स बच्चों को मिट्टी से ही बना के सिखाए जा सकते हैं। इसके अलावा शेप्स मैंने बताया ही सर, और भी कई सारे कंसेप्ट मिट्टी के द्वारा और टॉयज के द्वारा हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सर इस जो ये जो मॉड्यूल है, ये मनोज शर्मा सर ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है निष्ठा पे, और उन्होंने काफी बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। आपने किंडरगार्टन का नाम सुना है? किंडरगार्टन मेथड का नाम सुना है आपने? हाँ सर, नाम सुना है। ठीक है, किसने दिया था किंडरगार्टन थ्योरी? सर फ्रोविल फ्रोविल ने। फ्रोबेल ने। और यस सर। मॉन्टेसरी? सॉरी सर, आई थिंक मैं कंफ्यूज सर, फ्रोविल में मॉन्टेसरी है। ठीक है। सॉरी सर। क्या होती है किंडरगार्टन थ्योरी, क्या है? सर किंडरगार्टन थ्योरी है कि बच्चों को ना, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट दें बगीचे वाला जहाँ पे बच्चे को फ्रीली छोड़ दिया जाता है और वो अपने तरीके से सीखते हैं सर वहाँ पे। क्या आपने कभी पहले टीचिंग के लिए ट्राई किया? यस सर, मैंने टीचिंग के लिए, सर मैं टीचिंग कराता हूँ एक्चुअली, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने घर पे भी, और मेरी थोड़ी सी शॉप है थोड़ा मार्केट में, वहाँ पे भी मैं बच्चों से कोई फी नहीं लेता। लेकिन मैंने कहीं पर भी अभी टीचिंग के लिए ट्राई नहीं किया है सर। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है सर केंद्रीय विद्यालय में। आपने कब अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया? तो मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ है, 2021 के फर्स्ट वीक में उसका रिजल्ट कंप्लीट हुआ था सर। 2020 से 2023 के बीच में आपने यस कहीं भी सर। टीचिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? सर क्योंकि वैकेंसी नहीं आई है सर अभी तक, और केंद्रीय विद्यालय में 2018 के बाद ही वैकेंसी, पहली वैकेंसी आई है। तब जब पहली वैकेंसी आई थी तब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट नहीं था, और उसके बाद जब से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तब से टीचिंग की वैकेंसी नहीं आई है सर। अगर मान लो 4 साल टीचिंग की वैकेंसी नहीं आती तो क्या आप 4 साल तक वेट करते रहते? सर मैं और भी फील्ड में ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा उधर नहीं हो पाया है। कौन सी और फील्ड में ट्राई कर मैं रहे हो? लगातार, सर मैंने अभी पैट का एग्जाम दिया था जो उत्तर प्रदेश में कंप्लीट होता है लेखपाल के लिए, मेरा उसमें नहीं हो पाया सर, कुछ मार्क्स से मैं रह गया उसमें। आप एक तरफ टीचिंग के लिए जा रहे हैं और आप एक दूसरी तरफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। आपने डिसाइड नहीं करा कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं? ये सर मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना है, लेकिन टीचिंग की वैकेंसी नहीं आती है सर। लेकिन लगातार मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ सर, चाहे कंडीशन कोई भी हो। मेरे पापा बीमार थे, उस कंडीशन में भी मैंने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा किसी भी कीमत पे। लेकिन सर एक जॉब, एक स्टेबिलिटी होती है कि हमें समाज में रहने के लिए, हमारी माता पिता को भी रहती है कि बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो उस स्टेबिलिटी को, उस कलंक को मिटाने के लिए मैं कई जगह मैंने ट्राई किया है सर, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिल पाई है सर। क्या आपको किसी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन नहीं कर लेना चाहिए था?
सर मैंने प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन नहीं किया है कि क्योंकि मेरी थ्योरी है कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उनका पैसा ना आए मेरे पास, कि बच्चे फीस दे रहे हैं फिर उनकी फीस मेरे पास आ रही है, तो इस वजह से मैंने अभी प्राइवेट में किसी में ट्राई नहीं किया सर। क्योंकि सर लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से अगर मैं सेवाएं दूंगा तो वो गवर्नमेंट मुझे मेरे काम के बदले देगी, लेकिन अगर प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनकी फीस से मेरे पास आएगा। मेरी थ्योरी ये है सर कि मैं बच्चों से कोई पैसे नहीं लूंगा टीचिंग के। जैसे आपने बोला कि मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जाम दिया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, ठीक है। यस सर। अब ऐसे अगर आपका मान लो सपोज केबीएस में सिलेक्शन हो जाता है और आपका यूपी गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है, तो आप यूपी गवर्नमेंट के अंदर चले जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें ट्राई कर रहे हैं। सर 2018 के, जैसा कि मैंने बताया 2018 के बाद केंद्रीय विद्यालय की कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तो जॉब स्टेबिलिटी के लिए मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की मैं जॉब के लिए ट्राई किया था। अगर मेरा सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है तो मैं किसी भी संस्था दूसरी संस्था में ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा फाइनली मोटिव एक टीचर बनना है और एक अच्छा टीचर बनना है। तो ये मेरा पहला डिसाइडेड है कि अगर मैं केबीएस में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं कहीं और ट्राई नहीं करूंगा सर। सपोज अगर आप लेखपाल बन जाते तो फिर कैसे आप टीचिंग में आ पाते, या आप कैसे जस्टिफाई कर पाते, क्योंकि आप जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उस जॉब के अंदर आप कमिटमेंट दे रहेंगे, आप उसके अंदर अपने स्किल सीखेंगे, और आपको पता है कि अगर आपने किसी जॉब को 1-2 साल कर लिया तो वहाँ के जो स्किल्स आप सीखोगे या जो एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होगा वो थ्रू आउट लाइफ आपके नहीं जाएगा आपके अंदर से, है ना। और जैसा आपने बताया टीचिंग के लिए आप पैशन रखते हैं, तो टीचिंग का पैशन रखना और एक अलग से एटीट्यूड डेवलप कर लेना, आपको नहीं लगता कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे आपके अंदर, जितना बेटर आपको परफॉर्म करना चाहिए उसकी बजाय आपका एक जो ओवरव्यू है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जनरलाइज हो जाएगा, जो कि टीचिंग की फील्ड में ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि नहीं होना चाहिए जनरलाइज होना। क्योंकि जनरलाइज अगर हो गया तो आप उनको डेप्थ में जा करके नहीं सिखा पाएंगे चीज़ों को, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर नहीं समझ पाएंगे, ऑब्जर्वेशन आपकी थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं रह पाएगी। तो कैसे, हाउ विल यू मैनेज, मतलब कि आप कैसे करते। सर जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं लेखपाल की जॉब ज्वाइन कर लेता तो वहां का एटीट्यूड मेरे पास आ जाता। सर इससे पहले मैं 2 साल का डिप्लोमा कर चुका हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है टीचिंग की और काफी दिनों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो टीचिंग का एटीट्यूड तो मेरे पास पहले से ही है सर। और वो एटीट्यूड दूसरे एटीट्यूड को आने से सर, अगर जैसा कि आपने कहा कि लेखपाल का एटीट्यूड आ जाता, तो टीचिंग का एटीट्यूड तो मेरे पास हमेशा से ही है सर। और एक शिक्षक की जॉब सर ये ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी दूसरे प्रोफेशन में जा रहा है तो वो पढ़ा नहीं सकता सर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक लेखपाल सेलेक्ट हो भी जाता तो मैं लगातार टीचिंग करता रहता सर। और चूंकि मैं इस विश्वास पे अभी तक कायम हूँ, मेरी कंडीशन चाहे कोई भी रही हो, मैं लगातार बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर से टीचिंग की स्किल्स गायब हो जाती सर। और टीचिंग की स्किल्स ऐसी ऐसी हैं कि उनका गायब, चूंकि मैं पैशनेट हूँ, मेरा मेरा पोलाइट नेचर ऐसा है कि मैं बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने या 4 महीने की जॉब करने के बाद में, लेखपाल की जॉब करने के बाद में मेरी टीचिंग स्किल्स स्पॉइल हो जाती है और वो खत्म हो जाती है सर। क्योंकि इससे पहले मैं सर 2 साल का डिप्लोमा, फिर इतनी लंबी टीचिंग का एक्सपीरियंस घर पे भी और वहां पे भी, तो मुझे नहीं लगता कि टीचिंग की स्किल्स मेरे अंदर से चली जाएंगी। क्या टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो आप। सर मैं कंसेप्ट ऑफ जीरो प्रिपेयर कर गया हूँ मैथमेटिक्स में सर। ठीक है, मैथ्स के अलावा क्या टॉपिक प्रिपेयर किया आपने। सर मैंने हिंदी में पोएम तैयार की है, किसान। किसान पोएट्री, ठीक है। और यस इसके सर। अलावा क्या प्रिपेयर किया। सर ईवीएस में प्रिपेयर किया है, पार्ट्स ऑफ प्लांट। अच्छा, और यस सर। हिंदी में क्या प्रिपेयर किया आपने। किसान। सर किसान पोएम। यस सर। किसान पोएट्री, इंग्लिश में। सर इंग्लिश में हैप्पी चाइल्ड, जो फर्स्ट एनसीईआरटी की पोएम है वो। ठीक है, आप एक काम करो, आप है ना ईवीएस का कोई टॉपिक करा दो, ठीक है। ईवीएस में यस आप सर। एक काम करो, ईवीएस में ना आप एक फैमिली टॉपिक करा दो। फैमिली थीम है ना एक, यस सर। फैमिली थीम में से कोई टॉपिक करा दो जो भी आपको, वो आपको आता हो या आप जो प्लान कर सकते हो। अगर आप बुक की हेल्प लेना चाहते हो तो बुक की हेल्प भी ले सकते हो। सर बुक तो है नहीं मेरे पास अभी, मैं ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, ट्राई। बुक्स। Respected sir, today I'm going to present my topic of EVS. The topic is family पे based है, जो कि सॉरी थीम पे बेस्ड है, जो कि फैमिली है। उसमें मैं सर रिलेशन के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ कि एक फैमिली में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं सर।
सर आवाज आ रही है मेरी ना आपके पास? ओके सर। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, आप सब लोग क्या कर रहे थे? ओ, पढ़ाई कर रहे थे। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप क्या कर रहे हो रिया? आप क्या कर रहे हो बेटा? ओ, प्लेइंग। अच्छा, कैन आई ऑल्सो प्ले विद यू? ओके, वेरी गुड। तो आज बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि आज तारीख कितनी है? यस, आज है 20 ऑफ अक्टूबर 2023। ठीक है, तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ना, आपको इंटरेस्टिंग चीज बहुत पसंद है। कल भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी। अच्छा, एक बात बताओ, आप सभी का होमवर्क कंप्लीट है ना? साहिल, होमवर्क कंप्लीट करके लाए हो ना आप लोग? वेरी गुड, अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हो गए हो। चलो, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पता है ये कहानी किसकी है? ये कहानी है राहुल की। राहुल किसका नाम है हमारी क्लास में? किसका नाम है राहुल? आपका नाम है राहुल, लेकिन ये कहानी आपकी नहीं है, ये दूसरे राहुल की कहानी है। ठीक है, तो एक राहुल की कहानी सुनाता हूँ। राहुल अपने पिताजी का अकेला बेटा था। आपने पिताजी देखे, जानते हो ना, पापा हैं, सबके पापा होते हैं। हमारे घर में कौन कौन होता है? पापा होते हैं, पापा होते हैं, और कौन होती है? अरे मम्मी भी होती है। वेरी गुड, मम्मी होती है। और किसके परिवार में कौन कौन है बताओ? राहुल के परिवार में मम्मी पापा थी, मम्मी थी। आपके परिवार में कौन कौन है? दादाजी हैं। अरे वाह, दादाजी भी हैं, दादाजी हैं। और बताओ, और बताओ। भाई है। अरे वाह, भाई भी है। वेरी गुड। आप बताओ रिया, आपके परिवार में कौन कौन है? पापा हैं आपके परिवार में, मम्मी है, दादा हैं, भाई है, सिस्टर भी है। अरे वाह, दीदी भी हैं। देखो, रिया के परिवार में दीदी भी है। तो आपने क्या देखा सर बच्चों? लेकिन मेरे परिवार में तो कोई नहीं है, मैं तो अनाथ आश्रम में रहता हूँ। हाँ बेटा, तो अनाथ आश्रम में रहे, तो अनाथ आश्रम में साथ रहने वाले भी तो तुम्हारे भाई बहन और दादा दादी हो सकते हैं ना। वो भी तो रिश्ते बनाते हैं हमारे साथ, है ना? है कि नहीं है? आप बोलते हो ना, कुछ बड़ी बड़ी दीदी जो तुम्हारी देखभाल करती है उनको दीदी बोलते हो ना, तो वो आपकी दीदी ही है। और भैया होंगे कोई आपके साथ आपकी देखभाल करने वाले, वो आपके भैया नहीं बोलते आप उनको। और कोई बड़े बूढ़े होंगे तो उनको दादा दादी तो बोलते ही है ना। हम अपने दादा दादी को थोड़ी ना बोले दादा दादी, सबको दादा दादी बोलते हैं। सर तो ये हमारे सर परिवार ये में रिया कह रही है कि मेरे तो मम्मी पापा नहीं है, मैं तो भाई के साथ रहती हूँ और मम्मी पापा को मैंने देखा नहीं, तो मेरे को समझ नहीं वो आ रहा कि क्या बोल रहे हैं सर। वो बेटा, कोई बात नहीं। देखो बेटा, मम्मी पापा वो होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, उन्हें हम मम्मी पापा कहते हैं। अच्छा चलो, मैं आपको बताता हूँ, हम तो है ना, आप रिया आपके साथ भाई के साथ रहते हो ना, भाई देखभाल करता है ना आपकी, मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। चलो, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे परिवार में कौन कौन रहता है। देखो, एक हमारे साथ साहिल था। कौन था? साहिल। कौन था? साहिल। तो सर, साहिल के घर में कौन कौन था? उसके पापा थे, है ना, और उसकी मम्मी थी, उसके दादाजी हैं, उसके भाई हैं, और कौन है? उसकी दीदी भी थी, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? परिवार। जब एक परिवार में बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परिवार। और उन परिवार के लोगों से हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे संबंध होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? परिवार के लोगों के साथ संबंध। परिवार के लोगों के साथ संबंध। देखो बेटा, साहिल के पापा और मम्मी थी, ठीक है। और पापा के जो पापा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दादाजी बोलते हैं, ठीक है। मम्मी के पापा जी होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बताओ, बताओ जय बेटा, बताओ। मम्मी के पापा को क्या बोलेंगे? दादू जी। दादू जी। दादू जी तो पापा के पापा को बोलते हैं बेटा, अच्छा नाना अच्छा जी अच्छा। बोलते हैं। नाना जी, मैंने नाना जी नाना बोलते हैं। नाना जी तो मेरे है नहीं। नाना जी नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। देखो, देखो, और पापा मम्मी, हमारा एक भाई होता है ना, तो वो एक भाई होता है ना, हमारी दीदी होती है। तो ये सब कौन होते हैं? हमारे परिवार में संबंध होते हैं, इनसे हमारा क्या है? संबंध होता है। पापा होते हैं, मम्मी होती है, दादा होते हैं, हमारे नाना होते हैं, दीदी होती है, भाई होता है। सर इतना ही है, मेरा प्रिपेयर नहीं था, मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया। ठीक है, फिनिश करो टॉपिक। सर मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, दूसरा मैथमेटिक्स का पढ़ा दूं जो प्रिपेयर किया है। ठीक है,
अभी रहने दो। पोइट्री, यस पोइट्री में क्या प्रिपेयर किया हुआ आपने? सर, वही किसान वाली पोएम पोइट्री तैयार उसके की थी अलावा, मैंने सर। उसके अलावा हिंदी में? हिंदी में सर पैसा पास होता वो प्रिपेयर किया है। और? चंदा मामा प्रिपेयर किया सर। और? चंदा मामा। और सर रसोई घर प्रिपेयर किया सर पुरानी एनसीईआरटी से। ठीक है, रसोई घर वाली पोइट्री डिसाइड कर दो। ओके सर। सर इंट्रोडक्शन देना है ऐसे ही बोल दूं? विदाउट इंट्रोडक्शन, ऐसे ओनली ही? रिसाइटेशन। ओके सर। चलो बच्चों, तो सर आपको एक पोएम सुनाने वाले हैं, बहुत अच्छी पोएम होगी। अच्छा पहले सर बोलेंगे ना, फिर आपको बोलनी है, ठीक है? ठीक है, और विद एक्शन बोल दिया है, सभी खड़े हो जाओ, चलो स्टैंड अप, चलो। रिया बेटा आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? होमवर्क बाद में करना, खड़े हो जाओ पहले, क्लास वर्क बाद में करना। हाँ खड़े हो जाओ, चलो। चलो बोले। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। वाह साहिल, अच्छे से करो। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चाकू चलनी, आलू मूली बोल रहे हैं। चाकू पता है क्या कहता है? मैं चाकू सब्जी फल काटू, टुकड़ा 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 सब टुकड़ा में सब, बांटू। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटू। आलू मूली प्याज टमाटर रखो छीलो इसको सजा काटो रखो कर। सजाकर। गोल चांद सी हूं मैं थाली, गोल गोल चांद सी मालपुड़े हूं मैं थाली, थाली। बज सकती हूँ बनकर ताली। पूरी सब्जी मुझ में डाली, क्या डाली बेटा? पूरी सब्जी मुझ सबने में डाली मिलकर खा ली। और झटपट सबने खा ली। ठीक है, तो एक बार फिर पढ़े? नहीं? चलो ठीक है। ये आगे आगे बोल रही है सर, रिया आगे आगे बोल रही है, ये आपके पीछे नहीं बोल रही। रिया आगे आगे बोल दिया। रिया को याद होगी ना पोइम पहले से, आपको याद है ना बेटा? हाँ शाबाश, वेरी गुड, आपने याद किया है। चलो देखो, तभी तो रिया आगे आगे बोल रही है। हाँ अब आप भी आगे आगे बोलोगे कल से, क्योंकि आपको भी याद हो गई है ना। एक बार और पढ़ेंगे फिर हम कल दोबारा से। ठीक है, आ जाओ प्लीज, बैठ जाओ। अपने आप को, आप एज ए टीचर कहाँ देखना चाहते हो नेक्स्ट 5 years में? सर टॉप पे सर। टॉप का नाम? प्रिंसिपल ऑफ द केवीएस। 5 साल में तो आप वैसे भी केवीएस नहीं बन पाएंगे, टीचर नहीं बन, वो प्रिंसिपल नहीं बन पाएंगे। तो पीजी तक तो पहुंच जाऊंगा, पीजीटी तक तो। पीजीटी तक तो पहुंच सकते हैं आप। हाँ सर। और अपनी टीचिंग में क्या चेंज देखना चाहेंगे आफ्टर 5 years? सर टीचिंग में मैं ये चेंज देखना चाहूंगा कि बच्चे जैसे ही मुझे देखें, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे जब भी मुझे देखें ना, उनको सारी वो चीजें याद आने लगे जो मैंने उन्हें क्लासरूम में पढ़ाई है सर। मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को इस वहां उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ सर। वो सारी चीजें, वो स्टार्ट एकदम से मुझे देखते ही वो सारी चीजें उनके माइंड में घूम जाएं कि सर ने आज क्लास में ये पढ़ाया था। तो आप डरा के रखना चाहते हो? नहीं सर, डरा के नहीं, मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊं बच्चों को कि वो सब सारी चीजें उनको याद रखें, याद रहें। नहीं, आपको देखकर याद आ जाए तो इसका मतलब डर से याद आ गई फिर तो। डर से नहीं, मेरा फेस देख करके सर, कि सर ने कल वो पढ़ाया था, क्योंकि कि सारी चीजें सर एक साथ अगर बच्चों। याद नहीं आएंगी तो फिर आप उनको मारोगे या आप उनको डांटोगे, वो इसलिए उनके दिमाग में तुरंत आ जाएगी, अरे वो वाले टीचर आ गए, जल्दी से याद कर लो, ऐसा। ऐसा नहीं ऐसा नहीं बोला सर, मैंने बोला मैं ऐसी टीचिंग स्किल डेवलप करना चाहता हूँ कि मैं इतने अच्छे से बच्चों को कंटेंट डिलीवर करूं, इतने अच्छे से बच्चों को इन्वायरमेंट देके पढ़ाऊं कि जैसे मैं पढ़ाऊं ना, बच्चे खुशी से एकदम उछल जाएं कि हाँ सर ने आप वो चीजें क्लास में पढ़ाई थी। सर क्योंकि हर एक, बहुत सारे टीचर क्लास में पढ़ाने आते हैं ना, अब सारी चीजें तो उनको एक साथ वो पता। सर मुझे देख के बच्चे, अगर मान लीजिए सर मैं मैथ पढ़ाता हूँ क्लास में, तो मुझे देख के सर बच्चे ऐसे तो बोलेंगे कि ये मैथ वाले सर हैं या हिंदी वाले सर हैं या ईवीएस वाले सर हैं। तो आज जब मैं कोई टॉपिक मैथ का पढ़ा के आया हूँ, तो बच्चे देखें तो आज वो माइंड में बच्चों में रिवाइज हो जाए कि देखो आज सर ने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था। आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके द्वारा कराई गई एक्टिविटीज उनको याद आ जाए, वो जो उन्होंने फन लर्निंग की थी, वो फन लर्निंग को एंजॉय करना, मतलब मेमोराइज हो जाए एकदम से, और वो खुशी फील करे आपको देखते ही यस सर। कि हाँ कितने अच्छे से हमने पढ़ा था, एक अच्छा एक्सपीरियंस, या जो वो गुड मेमोरीज है वो उनको एकदम से दिमाग में आ जाए, है ना? यही कहना चाहते हो आप? यस सर। हाँ सर, ठीक है। एग्जैक्टली।
चलिए, आपने अपने पोस्ट सुटेबिलिटी में लिखा है कि आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन है, ठीक है। यस सर। डिसिप्लिन्ड पर्सन कौन होता है, पहले तो ये बता दो। सर डिसिप्लिन पर्सन मेरे अकॉर्डिंग वो होता है जो अपने काम को ईमानदारी के साथ करता है, समय पर करता है और बेहतर तरीके से करता है, और अपने टाइम को, अपने काम को दूसरों पर नहीं डालता कि तुम कर लेना या वो कर लेना। अपने काम को खुद करने में विश्वास रखता है सर। अच्छा। आप अपने काम को खुद करने पर विश्वास करते हो, इसका मतलब है। जी सर। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको अपनी फैमिली के फंक्शन में जाना है, ठीक है। यस सर। यस सर। और आपके ब्रदर की शादी है या आपकी सिस्टर की शादी है, ठीक है। और वो गांव में शादी है, आपकी जो पोस्टिंग है वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ वो कम से कम 500 किलोमीटर मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको अपना स्टेशन लीव करना है, ठीक है। और बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। यस सर। आपको यस सर। एग्ज़ाम पेपर्स भी बनाने हैं, आपको उनके जो आंसर शीट्स हैं वो भी चेक करनी है। बट वो 1 वीक आपको अपनी प्रेजेंस अपनी फैमिली में भी देनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ यस कि सर। आपकी फैमिली में उस चीज़ को करने वाला कोई और नहीं है, ठीक है। अब यस आप सर। अपने काम को, जैसे आपने बोला कि खुद से करने में बिलीव करते हैं, किसी और को नहीं देते, यस सर। तो अब इस कंडीशन में आप कैसे करोगे, क्योंकि आप तो हो नहीं अवेलेबल, आप तो वहां पर यस सर। प्रेजेंट हो। ना आंसर शीट चेक कर पाओगे आप, ना एग्जाम पेपर्स बना पाओगे आप। तो आप इस सिचुएशन में कैसे खुद से काम करोगे, वहां तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सर एक्चुअली जो स्कूल ने डिसाइड किया है कि बच्चों के एग्जाम इस टाइम पे होने हैं, उनको चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है। अगर लेकिन अगर मेरी फैमिली में कोई फंक्शन डिसाइड हुआ है तो मैं अपनी फैमिली से बात करके उस प्रोग्राम को बच्चों के एग्जाम के बाद के लिए टालने के लिए बोल सकता हूँ। चाहे शादी भी हो वो भी बढ़ाई जा सकती है। अगर कुछ ऐसा काम है कि जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरी प्रेजेंस वहां पे जरूरी है, मैं फैमिली से बात करके, क्योंकि बच्चों के एग्जाम हटाना या उनको पोस्टपोन करना वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं फैमिली अपना अपना जो मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा और अपने फैमिली के प्रोग्राम को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करवा दूंगा। मेरी प्रेजेंस सर एज अ मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि मैं बच्चों के साथ रह करके, क्योंकि बच्चों के जो रिजल्ट है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो मेरी भी परफॉर्मेंस चेक होगी सर वहां पे। तो मेरी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी ये है कि मैं बच्चों के साथ मिल करके उनके एग्जाम कंप्लीट कराऊं और उनके लिए, स्कूल के लिए मैं अपनी सेवाएं दूं सर। लेकिन सत्येंद्र, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब एग्जाम डिसाइड होते हैं केवीएस के स्कूल के अंदर, वो यस सर। शायद हार्डली 15 डेज, 20 डेज या मैक्सिमम 1 मंथ मिलता है ना। यस लेकिन हम सर। जब मैरिज डिसाइड करते हैं उसको 2 मंथ्स बिफोर, 3 मंथ्स बिफोर भी कई बार करते हैं। और इसमें दो फैमिलीज के रिलेशनशिप की बात होती है ना। यस सर। उसमें यस सर। हाँ, आपस में कार्ड भी छपवा लेते हैं वो काफ़ी टाइम पहले से, है ना। और इसमें जो भी जहाँ सेरेमनी होनी है वो वहाँ भी बुकिंग कर लेते हैं, है ना। फैमिली में सभी को, रिलेटिव्स को, सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन शॉर्ट नोटिस पीरियड पर एग्ज़ाम, जैसे समेटिव तो ऐसा होता है कि आपको पहले से प्लानिंग होती है कि हाँ इस टाइम पर इस मंथ में होंगे। लेकिन जो पीटी एग्जाम्स होते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होते हैं, जो स्कूल बेस्ड में होते हैं, वो तो मैक्सिमम 15 डेज के पहले ही नोटिस किए जाते हैं। तो वहां यस तो सर। आप ये जो बात कह रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं पोस्टपोन कर दूंगा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सर तो मैं ऐसी कंडीशन, इस कंडीशन में मैं ये करूंगा कि जो जिम्मेदारियां मुझे स्कूल की तरफ से दी गई हैं, पेपर बनाने की, फाइल चेक करने की, क्योंकि सर पेपर तो एग्जाम के बाद ही चेक होने हैं बच्चों के। तो जो एग्जाम बनाने की है, जो पेपर मुझे सेट करना है, वो पहले से ही टाइम को देखते हुए मैं पहले से सेट करके किसी अपने प्रिंसिपल सर या कोई और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है स्कूल का, मैं उसको अपनी जिम्मेदारी के साथ उनको काम पूरा करके उन्हें दे जाऊंगा इस टाइम, और मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा सर। जो मेरा वर्क है सर उस टाइम पे, वो मैं स्कूल के लिए जो मुझे करने को बोला जाएगा वो मैं कंप्लीट करके कर दूंगा सर, क्योंकि वो दूसरा अरेंज कर लेगा, एग्जाम कराने हैं बच्चों के, लेकिन पेपर जो मुझे अरेंज करने हैं वो मैं डिसाइड करके चला जाऊँ। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन सतेंद्र। यस सर। आपके लिए मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग क्या है और क्यों है। सर मैं बिलीव करता हूँ कि जो टीचिंग है वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने है। टीचिंग का नाम नहीं लिया, आपके लिए यस कौन सर। सी सेटिस्फाइंग थिंग है और क्यों है। वो जरूरी नहीं है टीचिंग की बात करूँ मैं, वो किसी भी फील्ड में आप ओके बता सर। सकते हो।
सर जब मेरे पापा मेरे गुड बिहेवियर को देख करके और जब उनके सामने मेरी कोई तारीफ करता है और जब वो खुश हो जाते हैं और प्राउड फील करते हैं मुझ पे कि मेरा बेटा ऐसा है, तो वो मेरे लिए सबसे सेटिस्फाइंग चीज होती है सर। वेरी गुड। आपका सत्येंद्र मॉक कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, रिलैक्स। क्या फील एक्चुअली कर सर ये जो सॉरी सॉरी सर, ये जो टॉपिक है ना, वो मेरे जो फिक्स टॉपिक है वो मैं सोच रहा सर उन्हीं में से बताएंगे, लेकिन ये मेरा प्रिपेयर नहीं था सर। मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने जो पहले 2 मॉक इंटरव्यू दिए थे उनसे मेरा इंप्रूवमेंट काफी है सर, पिछले 2 वालों से सर। ठीक है, और क्या फील किया? और सर यहाँ पे खड़े होके जो मेरे अंदर धक-धक थी, मैंने आपको बताया था परसों की, जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की, वो सिचुएशन आज मेरे साथ नहीं रही। मैं काफी कंफर्टेबल था। आप भी जब अलग से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैं रिलैक्स था। मैंने पूछ लेंगे सर, मैं उनको हैंडल करने की कोशिश करूंगा। अब कितना कर पाया सर ये मैं नहीं एवेल्यूट कर पा रहा हूँ। लेकिन आप डेमो टीचिंग में प्रेशर में आ गए थे। सर क्योंकि ये टॉपिक जो था प्रिपेयर नहीं था बिल्कुल भी सर, क्योंकि डिसाइड ही नहीं था कि आगे करना क्या है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस में आप फंसे भी थे। फंस गया था। यस सर, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था कि खुद ही करने वाला। मैंने काफ़ी टाइम क्लू भी दिया आपको कि आप उस क्लू को समझो। तो मैंने हमेशा बताया कि जब रिपीटेडली क्वेश्चन हो ना, तो आप समझो कुछ हाँ गलत सर, कर रहे हो आप आंसर। पहला क्वेश्चन जो था सत्य वाला क्वेश्चन था, हम्म। वो पहली बिल्डिंग तक ही कूद पाया था मैं। मुझे पता था कि मान लेना चाहिए। अब सर की बात मुझे वो याद आ गई थी कि मान ले जाना चाहिए, बोल देना चाहिए, हम्म। क्योंकि मैं अगर उस पर अड़ा रहता तो फिर वो 10वीं मंजिल से ही कूदता फिर मैं सीधा। आप हाँ थोड़ा दूर जा सकते थे उसमें। ठीक हाँ है, सर। बाकी सतेंद्र मज़ा आया। थैंक यू सर। ठीक है। सर मुझे भी अच्छा फील हो रहा है अंदर से कि मैंने अच्छा किया है, हाँ क्योंकि मज़ा आया। उस टाइम के जैसे उस टाइम के जो जो मेरे क्वेश्चन बाउंडेड होते थे ना कि पहले से फिक्स है, वो नहीं है। आज मेरा माइंड खुला हुआ है सर, और मैं फील कर रहा हूँ कि मैंने अच्छा किया है सर पहले से। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मॉक। ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें इट वाज वेरी गुड, सीरियसली थैंक वेरी यू। गुड। और आपने हर एक सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की। ठीक है, यस। और जब आप क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे थे तो बड़ा कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा था चीज़ों को लेकर के। डिटेल्ड थे आप, और जहाँ भी आपको हल्का सा चीज़ें समझ में आ रही थी तो फिर आप वहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि मैं यहाँ पर इस डेप्थ में जाने की कोशिश करूँ। वो काफ़ी औसम थी। ठीक है, थैंक यू तो सर। ओवरऑल इट वाज सर गुड। ये मेरा कुछ नहीं है सर, मैं पापा से भी बोलता हूँ ये सर आपका है। मेरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है ना। आपने एक दिन क्लास में बोला था कि आपकी जो पर्सनैलिटी में चीजें होती है ना, वो आपके फ्रेंड से होती हैं। मेरा फ्रेंड जोन उतना बड़ा है नहीं है सर कि मेरे बहुत सारे दोस्त हों। दोस्त हैं वो काफी दूर रहते हैं मुझसे, मतलब अलग अलग सिटीज में रहते हैं। तो ये जो मेरी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट दिख रहा है, क्लास में भी बहुत सारे बोल देते हैं कि सत्यम दी है वो, तो ये सर रिफ्लेक्शन सिर्फ जय सर की वजह से है। मेरा रिफ्लेक्शन वो था जो मैंने मॉक इंटरव्यू सेकंड और फर्स्ट दिया था, बिल्कुल गिर गया था सर मैं वहां पे। आज नहीं, मैं अंदर आप से बहुत कॉन्फिडेंट पूरी फील तरीके करता हूँ। से, हाँ पूरी तरीके से चेंज हो आप, बिल्कुल मतलब एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो आप आज, पता है। और वो एक दिन सर से नहीं आया ड्रेस में आपका, कोई चेंज वो कंटिन्यूअसली हाँ आपने एक दिन में। चेंज किया है। डे बाय डे आपने इम्प्रूव किया, सीरियसली काफ़ी अच्छा। और आपकी एंट्री, आपकी ड्रेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर पोस्चर, सब ओवरऑल वाज गुड। ठीक है, तो ठीक है सर। इसमें बहुत अच्छा लगा। अब चलो 1-2 मिनट का वो ले लो, आप रेस्ट ले लो और फटाफट आ जाओ हाँ सर, क्लास मैं में। कपड़े चेंज करके हाँ ज्वाइन लीव, करता हाँ हूँ। लीव कर दो आप। ओके। ओके सर, थैंक यू।